देना है। ये आपको आज वाले सेट को करने से बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि कितना जरूरी है कि आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं सीटेट में, ना केवीएस में है। चलिए पहला सवाल आपके सामने बहुत ही फ्री 1 नंबर के लिए हम कहेंगे। आज मैं सुपर चैट सारी पढ़ूंगी, क्योंकि देखो जब टॉपिक चल रहा होता है, थियरी चल रही होती है, तो उसके बीच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बातें करना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन में तो 1 क्वेश्चन किया, चलो फिर थोड़ी बात कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन किए फिर 2 मिनट बात कर सकते हैं। शरीन शीन कह रहे हैं वर्किंग मेमोरी बता दो, कंफ्यूजन है, लास्ट क्वेश्चंस आए थे। शरीन मैंने कल भी आपको कहा था एक वर्किंग मेमोरी और टाइप्स ऑफ प्ले, ये दोनों टॉपिक्स में कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। फर्स्ट का बी, देखते हैं इसमें आंसर कोई सही दे पा रहा है कि नहीं। इसमें सभी के आंसर्स गलत हैं, उसका रीजन अभी समझते हैं। एन ईवीएस टीचर, यानी आप क्या हैं, एक एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन के टीचर हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस के नहीं, एनवायरमेंटल साइंसेस के नहीं। अगर आप केवीएस का सिलेबस देख रहे हैं तो वहां पे एनवायरमेंटल साइंस पूछा जा रहा है आपसे, यानी एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन हैं साइंस से रिलेटेड वो भी पूछ लिए जाएंगे, डेप्थ में जाएगी बात। लेकिन जब आप सीटेट के लिए पढ़ते हैं तो एनवायरमेंटल स्टडीज है टॉपिक का नाम, यानी पर्यावरण अध्ययन है। 3rd to 5th तक एनवायरमेंटल स्टडीज ही होता है, साइंसेस फिर आगे की डिफिकल्टी लेवल पे जोड़ा जाता है। एन ईवीएस टीचर हैज अ स्टूडेंट फ्रॉम आबू धाबी। आबू धाबी कहाँ है, यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इस पे चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, उसी से ये बात कही जा रही है। तो एक बच्चा है आपकी क्लास में जो आबू धाबी से ज्वाइन कर रहा है। द टीचर हैज हर ऑनलाइन क्लास स्केड्यूल्ड एट 10 AM, और टीचर की जो क्लास है वो ऑनलाइन क्लास है, इसीलिए आबू धाबी से बच्चा देख पा रहा है। ऐसा नहीं है कि दौड़ते हुए आएगा आबू धाबी से इंडिया में पढ़ने के लिए सुबह सुबह स्कूल में। What time will the student attend her online class from his home in Abu Dhabi? यानी बच्चे को किस समय अपने घर से तैयार होकर बैठ जाना है स्क्रीन के सामने अगर उसको इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आबू धाबी से क्लास लेनी है। बताइएगा बताइएगा बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। 1.5 घंटे का अंतर है, एग्जैक्टली 8:30 बजे। भाई आप अगर दुबई में रह रहे हैं, आप आबू धाबी में रह रहे हैं, या यूएई की किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, किसी भी जगह पर रह रहे हैं, तो क्या है 1.5 घंटा पीछे हैं वो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये, इसके 1.5 घंटा पीछे हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो कायदे में बी होना चाहिए था, बट इन्होंने 8:30 कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि 10 बजे में से हम 1.5 घंटा घटा देंगे तो सुबह के 8:30, तो हमारे यहाँ 10 बजे हैं तो वहां 8:30 बजे बच्चे को बैठना पड़ेगा, क्योंकि वहां के टाइम से 1.5 घंटा आगे है। ठीक है इतनी बात। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो इन्होंने एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया, तो इसमें फ्री के नंबर मिले हैं। जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो कहती है 9 का मतलब होता है फ्री टू ऑल, यानी जो भी आपने उत्तर लगा दिया होगा फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी गलती है, एक तरफ 7:30 लिख दिया है, दूसरी तरफ 7 लिख दिया है, 8:30 का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना, तो उस केस में आंसर जो है वो बी हो गया। सिंपल सरल सुंदर सी बात है ये। आगे बढ़ेंगे, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1.5 घंटे आगे है समय, तो ये सब बातें हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। इनडायरेक्टली पूछेगा तो हमें लगेगा पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन, है ना। और बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि आप जवाब दे पा रहे हैं। पोल में जवाब देना है, कमेंट्स को अवॉइड करके, क्योंकि अगर आप लाइव देख पा रहे हैं तो उससे आपको पता लगेगा कितने % लोग आप जैसे सही उत्तर दे रहे हैं। 54% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट यूज्ड टाइप ऑफ कुकिंग ऑयल, यानी भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। सबसे कम, तो सबसे कम मस्टर्ड ऑयल, भरपूर सरसों के तेल का प्रयोग होता है हमारे देश में। नारियल का भी प्रयोग होता है बहुत अलग अलग जगह पे अगर हम देखते हैं, और ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। पाम ऑयल सबसे कम इन चारों ऑप्शंस में से यूज होता है। पाम मतलब ताड़ का तेल, खाने के लिए कम यूज करते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये यूज होता है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ, शैम्पू से लेके और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में भी यूज कर लेते हैं। तो पाम ऑयल बेसिकली कम यूज होता है अगर हम बाकी ऑयल्स का कंपैरिजन करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कुकिंग के मामले में। तो ए ऑप्शन, ये एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अ प्रिंसिपल आस्क्ड एन ईवीएस टीचर टू सेलेक्ट इंडोर प्लांट्स फॉर हर ऑफिस, यानी एक प्रिंसिपल ने, आप स्कूल में गए, आपका सिलेक्शन हो गया केंद्रीय विद्यालय में मान लेते हैं, या जहां पर भी इस साल, अभी केवीएस की वैकेंसी आई हुई है तो केवीएस ही मानेंगे। तो आपका सिलेक्शन हो गया और आपके प्रिंसिपल ने कहा कि एक काम करिए, आप ईवीएस टीचर हैं, इंडोर प्लांट सेलेक्ट करके लाइए, कि आपको थोड़ा बहुत तो पर्यावरण के बारे में पता ही होगा, और इंडोर प्लांट सेलेक्ट करके लाइए जिनको हम बिना सनलाइट के भी, या कम सनलाइट भी अगर विंडो से आ रही है तो वो सर्वाइव कर जाएं।
होते हैं ना, कुछ इंडोर प्लांट्स होते हैं, कुछ आउटडोर प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट की जरूरत ज्यादा होती है, उनको बाहर रखा जाता है। जो कम सनलाइट में भी गुजारा कर लेते हैं, हफ्ते में एक आध दिन दिखा दो, तो उनको हम इंडोर कह रहे हैं। तो आप एज अ ईवीएस टीचर अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने गए हैं, तो कौन सा समूह आप चुनेंगी, कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट्स आप चूज करेंगी इन 4 ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन में से? एलोवेरा, पेट्यूनिया या मनी प्लांट? फिर एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटोन, या फिर मनी प्लांट, पेट्यूनिया और मिंट। मिंट आपका वही पुदीना, तो पुदीना कैसे सरवाइव करेगा घर के अंदर, है ना। और बात रही किसकी, ये पेट्यूनिया की, तो ये एक ऐसा पौधा है, अगर नहीं भी बताया तो हम इसके बारे में अब जान सकते हैं, जिसको सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लगभग 6 घंटे तो चाहिए ही दिन में। तो उस केस में ये तो जहां जहां है इसको हम हटाएंगे ही। मनी प्लांट हमने देखा है बेचारा कहीं भी काम चला लेता है, अपना जीवन चल जाता है। एलोवेरा हुआ या क्रोटॉन का तो बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ा भी है, तो कम पानी या कम सनलाइट में भी जीवन चल जाएगा, थोड़ा बहुत दिखा दो कभी कभी, काम बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है? एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटॉन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन विलेजेस यानी गांव की जब हम बात कर रहे हैं, इट इज कॉमन टू ऑब्जर्व हाउ women एट होम रिमूव द हस्क फ्रॉम द ग्रेन, दिस मेथड इज नोन एज। ये क्वेश्चन पहले ऑफलाइन आपके जब पेपर होते थे तब भी पूछा गया है 2 बार कम से कम, इस बार भी पूछा गया है। यानी गांवों में हम यह साधारण रूप से देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अनाज से भूसे को कैसे अलग करती हैं, ऐसे फटक करके। ठीक है ना, अगर किसी ने देखा है, कोई गांव के दर्शन किसी ने किए हैं, जो कि करने ही चाहिए अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको ये बात थोड़ी बहुत आइडिया लग रही होगी कि इसको विनोइंग कहते हैं। ये सिंपल आंसर है इसका, निष्पादन या फटकना कहते हैं। झाड़ के ऐसे अलग करते हैं जब आप किससे, जो अनाज है और उसको भूसे से अलग कर रहे हैं। याद रखिएगा, अनाज है जिसको भूसे से अलग कर रहे हैं, ये विनोइंग है। हैंड पिकिंग तो हो गया, आप जैसे चावल में से गंदगी निकाल रहे हैं, वो हैंड पिकिंग है एक तरह से, कि आप हाथ से चुन रहे हैं। ठीक है, छानना, अगेन छान थोड़ी रहे हैं यहाँ पे आप फटक के निकाल रहे हैं। छानने में आप छन्नी का प्रयोग करते हैं। थ्रेशिंग हो गया वो जो आप जब आप फसल काट के लाए हैं, गेहूं मान लीजिए काट के लाए हैं, चावल काट के लाए हैं, उसको झाड़ झाड़ के ऐसे किसी चीज पर, तब आप थ्रेशिंग मतलब उस ग्रेन को साइड कर रहे हैं एक तरह से। बाद में उस ग्रेन में से हस्क को अलग निकाला जाएगा, जब आप उन रूट से निकाल रहे हैं जिन चीजों को, जब हम थ्रेशिंग का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विनोइंग की, तो ये आप देख पा रहे हैं एक अंकल हैं और जेंडर पैरिटी का यूज करते हुए हमने पहले अंकल को दिखाया है कि ये एक मेल है और क्या कर रहे हैं, भूसा अलग कर रहे हैं जो बीज है उससे, थ्रेशिंग के माध्यम से। ठीक, और यहाँ पे एक आंटी भी मिलेंगी आपको आगे, यहाँ पे आंटी हैं जो विनोइंग का प्रयोग कर रही हैं। किस चीज के लिए? भूसे को दाने से अलग करने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ दाने पड़े हुए हैं, एक तरफ भूसा होगा और जो भी इसमें से हस्क निकल जाएगा। और उससे पहले, जो इससे पहले की प्रक्रिया है वो थ्रेशिंग है, कि जब आप काट के लाए फसल को, फिर उसको मार मार के ये बीज अलग कर रहे हैं आप, फिर इसमें से भी भूसा अलग करेंगे तो ये विनोइंग हो जाएगा। तो ये सिंपल विनोइंग हो गया। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसलिए हम थोड़ा सा इस पे ज्यादा जोर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, The relationship between organisms where one organism benefits from the association while the other is harmed। लाइन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार घुमा करके पूछा गया है सीटेट में, इसके आसपास वाला क्वेश्चन, एग्जैक्ट ये नहीं है वो क्वेश्चन। तो जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, यानी 2 ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बट एक को लाभ है और एक को हानि है, तो एक के लिए ये चीज पॉजिटिव हो गई, एक के लिए नेगेटिव हो गई। यानी एक तो होस्ट है और एक है जो उस पर फीड कर रहा होगा। ऐसा एक क्वेश्चन आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बगुला और भैंस के ऊपर, है ना, कि वो बगुला क्या है, उन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों के लिए अच्छा है। बगुला जो है, जो भी पैरासाइट्स वगैरह होते हैं उनको खा जाता है भैंस के ऊपर से, स्किन में से, और उसका भी पेट भर जाएगा और भैंस को भी आराम मिल जाएगा, या जो भी बफेलो है या जो भी एक इस तरह का एनिमल है, तो वो सिम्बायोटिक मतलब अच्छे हैं। तो ये सिम्बायोटिक आंख बंद करके नहीं लगा देना यहां, ये है क्योंकि यहां बात हो रही है एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को हार्म हो रहा है। जैसे हमें अगर मच्छर काटे तो मच्छर के लिए तो बेनिफिट है भैया, खून पी के मोटा हो जाएगा, एकदम ताजा ताजा मच्छर आपने देखा होगा कभी, और गलती से अगर आप उसको मार दें तो वो दिखाता है कि आपका बी पॉजिटिव ग्रुप, ब्लड ग्रुप उसके अंदर भरा हुआ है ना। तो ये वो वाला रिलेशनशिप है, इसको पैरासाइटिसिज्म कहेंगे, पैरासाइटिसिज्म कहेंगे, यानी परजीविता है ये, कि सामने वाले को हार्म हो रहा है लेकिन आपके मजे आ रहे हैं।
ऐसे लोग भी होते हैं, इंसान भी होते हैं पैरासाइट्स जैसे, है ना, वो दूसरों का खून पी के खुश होते हैं, उनका जीवन दूसरों के खून से चलता है। तो म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों एक दूसरे का